पार्ट 1 की वीडियो में हमने K2 की जियोलॉजी, जियोग्राफी और टोपोग्राफी पर बात की थी। पार्ट 2 की आज इस वीडियो में हम K2 पर लगने वाली पहली अटेम्प्ट से लेकर आज तक की आखिरी अटेम्प्ट के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम क्लाइंबिंग की फिजियोलॉजी भी बताएंगे, मोहम्मद अली सदपारा और उनकी टीम के लापता होने से लेकर उनकी डेथ डिक्लेरेशन का हाल भी जानेंगे। ये सब कुछ जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं। K2 पर चढ़ने की सबसे पहली कोशिश 1902 में एक्सटाइन और क्रूली ने की। एक्सटाइन पेशे से केमिस्ट और रेलवे इंजीनियर था। उसे पहाड़ों पर चढ़ने का भी शौक था। एक्सटाइन मुहिम जुई के दौरान अजीब हरकतें करता पाया गया, जिसकी वजह से लोग उसे नीम पागल शख्स भी कहते थे। दूसरी तरफ एलिस्टर क्रूली एक जादूगर था। यह अक्सर वीरानों में जाप करता था। K2 का एडवेंचर एक्सटाइन और क्रूली की नेचर के ऐन मुताबिक था। इन दोनों ने 200 लोगों का ग्रुप तैयार किया, जिनमें डॉक्टर, माहिर कोपैमा, बोझ उठाने वाले गुलाम और कुछ मुकामी अफराद शामिल थे। एक्सटाइन और बाकी लोगों का ख्याल था कि K2 सिर्फ 2 दिनों में सर हो जाएगा, मगर ये लोग 68 दिनों तक K2 पर भटकते रहे। इन 68 दिनों में कुछ लोग सर्दी से हलाक हो गए और कुछ लापता। एक्सटाइन भी शदीद बीमार हुआ और आखिरकार 69वें दिन एक्सटाइन ने यह मुहिम तर्क कर दी। एक्सटाइन इन 69 दिनों में 6800 मीटर तक चढ़ सका। उस वक्त यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इस मुहिम के बाद K2 पर काफी अरसे तक कोई नहीं जा सका। K2 पर चढ़ने की दूसरी कोशिश 1939 में एक ग्रुप के साथ फ्रिट्ज वेजनर ने की, जो लापता हो गया। फिर 1953 में इस ग्रुप का एक मेंबर चार्ली ह्यूस्टन अचानक मिल जाता है। ह्यूस्टन लोगों को K2 पर पेश आने वाले पुरस्रार वाकयात से आगाह करता है। उसके मुताबिक K2 पर रूहों और जिन्नात का कब्जा है। इन वाकयात का तज़किरा मिक कॉन्फ्रे ने अपनी किताब द घोस्ट ऑफ K2 में किया। यह किताब 2015 में पब्लिश हुई। फिर 31 जुलाई 1954 को K2 बिल आखिर फतह हुआ। 16 जनवरी 2021 को K2 पहली बार सर्दियों में भी फतह हुआ और यह कारनामा नेपाली कोपैमाओं के हिस्से में आया। माउंटेनियरिंग के लिए मुख्तलिफ क्लब मौजूद हैं। एक कोपैमा बनने के लिए क्लाइंबर को मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है। क्लाइंबर को अपने जिस्म के साथ साथ माहौलियाती साइंस भी पढ़नी पड़ती है। क्लाइंबर को पहाड़ पर चढ़ते हुए लो ऑक्सीजन लेवल और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सामना करना पड़ता है। इन दोनों फैक्टर्स के अनबैलेंस होने की वजह से हाइपोक्सिया का अटैक होता है। ये वो बीमारी है जो जिस्म को कम मिकदार में ऑक्सीजन मिलने से होती है। इस बीमारी से शुरू में जिस्म की जिल्द जल जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जिस्म के अंदर बाकी आज़ा को इफ़ेक्ट करती है। अगर इसका अटैक शदीद हो तो ये फ़ौरन ही ब्रेन डेड कर देती है। इस बीमारी से बचने के लिए क्लाइंबर अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर रखता है और ख़ास किस्म का कॉस्ट्यूम भी पहनता है। अगर क्लाइंबर बर्फ़पोश पहाड़ जैसे कि K2 पर चढ़ रहा हो तो उसे शदीद सर्दी का भी सामना करना पड़ता है। K2 पर ज्यादा अमवात सर्द मौसम में हुई। क्लाइंबर को पहाड़ की बुलंद सतह पर अल्ट्रा वायलेट रेज का भी सामना करना पड़ता है। ये रेज जिस्म के साथ साथ आंख के रेटिना को फौरन मुतासिर करती है। आंख को अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाने के लिए क्लाइंबर खास किस्म के गॉगल का इस्तेमाल करते हैं। माउंटेन सिकनेस भी एक साइलेंट किलर है। इससे बचने के लिए क्लाइंबिंग के दौरान क्लाइंबर को जगह जगह रेस्ट करना पड़ता है।
क्लाइंबर जहां ज़रूरी सामान अपने साथ लेकर जाता है, वहां उसे स्टीरॉयड की बनी हुई दवाइयां भी साथ रखनी पड़ती हैं। क्लाइंबर बाज़ औक़ात अपने साथ एक्सप्लोसिव मटीरियल भी लेकर जाता है। ये एक्सप्लोसिव मटीरियल हंगामी हालत में चट्टानों और ग्लेशियर को तोड़ने के काम आता है। ये एक्सप्लोसिव मटीरियल लिक्विड फॉर्म में होता है, जो हाई अल्टीट्यूड और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आसानी से फट सकता है। ये बहुत रिस्की होता है। क्लाइंबर को ये सब भी सिखाया जाता है कि अगर उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाए तो उसे जिंदा रहने के लिए क्या करना है। क्लाइंबर का कॉस्ट्यूम कलरफुल इसीलिए बनाया जाता है कि अगर वो कहीं फंस जाए तो उसे आसानी से ढूंढ कर रेस्क्यू किया जा सके। क्लाइंबिंग में ग्रेविटी का फैक्टर भी बहुत अहमियत का हामिल है। हाई अल्टीट्यूड पर ग्रेविटी इंतहाई कम सतह पर होती है। इस वजह से क्लाइंबर के स्लिप होने का खतरा ज़्यादा होता है। इस खतरे से निपटने के लिए क्लाइंबर ख़ास किस्म के बूट का इस्तेमाल करते हैं, जिनके नीचे नोकीली डॉट लगी होती हैं। अमूमन सर्दियों में K2 फतह करने की मुहिम साल में 2 बार हुआ करती है। इस साल K2 फतह करने की मुहिम का आगाज़ दिसंबर 2020 में हुआ। इस मुहिम में 40 कोह-पैमाओं ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानी कोह-पैमा मोहम्मद अली सदपारा और उनके बेटे साजिद अली सदपारा भी इन 40 कोह-पैमाओं में शामिल थे। मौसम की सख्ती की वजह से 27 कोह-पैमा, जिनमें साजिद अली सदपारा भी शामिल थे, कैंप 4 से वापस आ गए, जबकि बाकी 13 लोग 2 टोलियों की शक्ल में चोटी की तरफ रवाना हुए। इनमें से एक टोली 10 नेपाली कोह-पैमाओं पर मुश्तमिल थी, जबकि दूसरी टोली में मोहम्मद अली सदपारा, जॉन सिन्योरी और जॉन पाब्लो शामिल थे। ये दोनों टोलियां अलग अलग रूट से चोटी की तरफ जा रही थीं। 16 जनवरी 2021 को नेपाली कोह-पैमाओं की टीम K2 की चोटी पर पहुंच गई और उन्होंने तारीख रकम कर दी। पहली बार K2 सर्दियों में फतह हुआ। मोहम्मद अली सदपारा की टीम बिना ऑक्सीजन के इस्तेमाल के मुश्किल रास्ते से K2 की चोटी पर पहुंचकर रिकॉर्ड बनाना चाहती थी। 4 फरवरी 2021 को मोहम्मद अली सदपारा की टीम K2 की बोटल नेक पर आखिरी बार दिखाई दी। 5 फरवरी 2021 को इस टीम का राब्ता कैंप 4 से मुनक़ता हो गया। दूसरी तरफ नेपाली कोह-पैमाओं की टीम K2 समिट करके जब कैंप 4 वापस पहुंची तो उन्होंने साजिद अली सदपारा को बताया कि बोटल नेक पर मौसम इंतहाई ख़राब है और हालात शदीद अबतर हैं। 5 फरवरी 2021 के बाद मोहम्मद अली सदपारा की टीम को ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। ये ऑपरेशन कई दिन तक जारी रहा। 14 फरवरी 2021 को इन क्लाइंबर्स को ढूंढने के लिए सैटेलाइट की मदद भी ली गई। आखिरकार 18 फरवरी 2021 को मोहम्मद अली सदपारा, जॉन सिन्योरी और जॉन पाब्लो को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। माउंट एवरेस्ट आज तक तकरीबन 8000 मरतबा फतह हुई, जबकि K2 पर सिर्फ 377 लोग ही चढ़ पाए। बेशक K2 द माउंटेन ऑफ डेथ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें।